हेलो। आज का जो आपका टॉपिक है मैं आपको कुछ आज करा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है। और आपको एक्चुअल में इन क्वेश्चन से ना एक बात आपको पता लग जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब ठीक है, आप जीपेट के लिए तैयारी कर रहे हो या हमारा जो मेन गोल है वो जीपेट को क्वालिफाई करना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर्स का पेपर जो है, मतलब हर स्टेट भी लेता है, जैसे दिल्ली लेता है, जितने स्टेट हैं आपके, हर एक स्टेट अपना जो है ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन आपका एग्जाम लेता है। कई बार आपसे 18 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो कि आपका शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स हैं उनमें। ठीक है, उनकी या तो आप प्रोडक्शन में हो या फिर उनकी आप टेस्टिंग में हो। ठीक है, इसके अलावा कई स्टेट हैं, जैसे केरला है। ठीक है, केरला में क्या है, आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता इन 18 मंथ का। ठीक है, आपसे या तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांग ली जाती है। ठीक है, एम फार्मा आपको बोल देते हैं, या फिर MSc। आप एक उसमें भूल में मत रहना कि MSc वाले बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर नहीं दे सकते हैं। खासकर MSc जिनका माइक्रोबायोलॉजी में है या फिर बायोटेक में है, वो लोग भी ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर आपका दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इन इन लोगों से बच नहीं पाओगे, आपको हर जगह मिलेंगे, खासकर MSc वाले। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर जब आप देखते हो तो इसमें अगर आप इस 18 मंथ को छोड़ दो कि ये ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप प्रोडक्शन में काम करोगे तो आपको मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये कोई देगा, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन में आपको 10-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब आपको 18 महीने, करीब करीब 1.5 साल काम करना है, और 1.5 साल आप 10 हज़ार रुपये पे काम करो या 12 हज़ार रुपये पे काम करो, वो आसान नहीं होता है। मतलब मुश्किल काम है। 1.5 साल में मतलब आप बहुत आगे कुछ और कोर्स करके, कुछ एम फॉर्म करके आगे निकल सकते हो। सैलरी ग्रेड देखोगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी रहती है। लेकिन जो दूसरे टाइप का आपका टेबल के नीचे से जो पैसे मिलते हैं उसकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, कितना भी कमा लो आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश, जीके और थोड़ा बहुत बेसिक आपसे मैथ पूछा जाता है। मैथ में जैसे आपको इंटरेस्ट निकालना बोल दिया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो वाला। वर्क डन वाले क्वेश्चन जो है कि कोई 2 दिन में खत्म करता है, कोई 3 दिन में खत्म करता है, तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन, क्लॉक का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है वो आपका फार्मा का। यूजुअली बच्चे जो फेल होते हैं ना, वो फार्मा वाले सेक्शन में फेल होते हैं। ठीक है, ये वाला जो खासकर इंग्लिश, जीके है ना, ये सब लोग कर आते हैं। ये क्वेश्चन रेयरली कोई गलत करता है क्योंकि बहुत बेसिक होते हैं। यहाँ पर आप फंस जाते हो। ठीक है, तो आपको अभी मैंने जितना पढ़ाया है, या जो क्वेश्चन मुझे लगा है कि बहुत बेसिक है, वो मैंने यहाँ इंक्लूड करे हैं। और ये आपका यूपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये उसके क्वेश्चन है मेनली। एक दो क्वेश्चन मैंने मध्य प्रदेश का जो ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है वहां से उठाए हैं, और उतना ही उठाए हैं जितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है लेकिन बहुत कॉमन है। अगर आपको क्लासिफिकेशन भी पता है तब भी आपका हो जाता। एपोलिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट कैंडिडा इन्फेक्शन। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि कैंडिडा जो है आपका फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो आप फंगल वाली ड्रग दोगे। रिफेम्पिसिन आपकी टीबी की ड्रग है, तो ये आपकी यहीं कैंसिल होगी। और फ्लूकोनाजोल और टर्बिनाफिन, ये आपकी, खासकर फ्लूकोनाजोल, ये आपकी ट्राइएजोल टाइप की एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड आपको देख के ही समझ जाना चाहिए था कि मैक्रोलाइड में आपका नाइस्टेटिन आता है। ठीक है, तो ये आपको एक एंटीबायोटिक का क्वेश्चन था जो मैंने इंक्लूड कर दिया। सेकंड जो आप देखोगे कि आपको, ये भी आपका यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ड्रग इंस्पेक्टर का। इसमें क्या पूछा होगा, अब आप लोग बताओगे आगे के क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे था कि ये थोड़ा सा टफ है, आपको नहीं कराया। आपको अनीमिया का नाम बताना है जिसमें आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। क्या कहते हैं उस एनीमिया को? आपके पास चार ऑप्शन है: आयरन डिफिशिएंसी, एप्लास्टिक, पर्निशियस और हेमोलाइटिक, जिसमें आपका आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। आप लोग बताओ।
बताओ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है आपका। आरबीसी का ब्रेकडाउन जब होता है तब आप उस अनीमिया को क्या कहते हो? गैस कर दो कोई। सी। सी, ए प्लास्टिक। डी किसने बोला है? अरे बता दो, कोई नंबर थोड़ी कट रहे हैं। एक आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है, यूं लगा लो सीधा यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में बैठे हो, तो वहां भी तो कोई टिक करके ही आते। बताओ। इसका आंसर आपका डी है, हिमोलाइटिक अनीमिया। ए प्लास्टिक में आपका साइज चेंज होता है आरबीसी का। हिमोलाइटिक में आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैंने आपको एक केस कराया था इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का, इम्यूनोलॉजी में। वहां पर आपका जो बच्चे की डेथ हो रही थी वो हिमोलिटिक अनीमिया से ही हो रही थी, वहां आरबीसी सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताओगे। विटामिन डी कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी। विटामिन, सर। हाँ बताओ। सर, ये जो क्वेश्चन आपने करवाया है अभी 69 वाला, ये कुछ ब्लड वर्स का नहीं, मतलब रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन कह रहा है ये हाँ तो, क्वेश्चन। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, हाँ हाँ आरबीसी तो और रेड बोन मैरो तो अलग हो गए ना। अरे आप ऑप्शन भी तो देखो। अब आपका जो बन रहा है, रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो थोड़ी कोई होता है। तो वो आपका आरबीसी को ही इंडिकेट कर रहा है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर अनीमिया लिखा है। आयरन डिफिशियंसी परनीशियस और ए प्लास्टिक, इन दोनों में तो साइज का चेंज होता है। आयरन डिफिशियंसी में भी आपका साइज रिलेटेड ही आता है। ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन में आपका हीमोलाइटिक आता है सर। ये आपका आई थिंक विटामिन B12 की वजह से होता है। टी टू एब्सॉर्ब नहीं होता। हाँ हाँ, ये वही है आपका, तो उसमें आपका साइज में आपका डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो वही है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से वो फ्रेम करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका आंसर हीमोलाइटिक है। नेक्स्ट आप बताओ, विटामिन डी कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी, किस विटामिन के पास स्टेरॉयड जैसी स्ट्रक्चर है? विटामिन डी, ए, ई या B12? डी। डी। ठीक, ठीक है, विटामिन डी ही है इसका आंसर। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, मतलब जो आपको मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन कराई है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या लिपिड है? बताओ। आपकी बॉडी में जो एंटीबायोटिक मिलती हैं, एंटीबॉडीज मिलती हैं, वो किस क्या है? डीएनए है, आरएनए है, लिपिड है या प्रोटीन है? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। अरे पूरा इम्यूनो पढ़ बैठे हो भैया। प्रोटीन है एक्चुअल में, इसका आंसर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। लेकिन अगर आपको प्रोटीन मिल रहा है तो इसका आंसर प्रोटीन ही आएगा। अगर ग्लाइको वर्ड नहीं है तो एटलीस्ट प्रोटीन ही आएगा। आप लोग अगर ऐसे इम्यूनो भूलोगे तो मैं आपका फिर जो टेस्ट लूंगा, फिर मैं जितना सिलेबस करा दिया फिर मैं उतना पूरा आपको एक टेस्ट में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ, सीपीसीए किसके साथ डील करता है? जो आपकी कमेटी होती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग या इथिकल इशू ऑफ लेबोरेटरी एनिमल? डी वाला। डी। डी। डी है। ठीक है, आपका लेबोरेटरी एनिमल्स है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका नाम बदल गया अब। CPCSE नहीं है, अब इन्होंने सी हटा दिया है, CPSE हो गया है। ठीक है, ये अब नाम चेंज हो गया है। आप फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल एक्स की जो ड्रग है आपकी, वो किसके साथ डील करती है? हैबिट फॉर्मिंग के साथ, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ए, और बाकी ए। लोग? ए, ठीक है। ए आएगा सर। ठीक है, ए ही है इसका, शेड्यूल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है, सरपेंडिटी क्या होता है? सीरियस एडवर्स इवेंट, टॉक्सिसिटी, ऑब्जर्वेशन बाय चांस या एनाफाइलेक्टिक शॉक? सी है शायद इसका। सी, बाकी लोग? ए। 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 अरे आप क्या कर रहे हो आप लोग यार? अभी अभी पढ़ाया आपको टाइप ऑफ रिसर्च में।
ऑब्जर्वेशन बाय चांस, जो आपका एक्सीडेंटल रिसर्च होती है उनको आप सर्पेंडिटी बोलते हो। इतने बेसिक क्वेश्चन मत गलत करो आप लोग, बहुत इजी है वो। अच्छा, नेक्स्ट बताओ। माइक्रोडोजिंग स्टडीज आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। कि आपकी माइक्रोडोजिंग जो स्टडी है वो किस क्लिनिकल ट्रायल से पहले होती है? फेज 1, 2, 3 या फेज 4? वन, फेज वन। उसको क्या बोलते हैं? फेज 0 बोलते हैं आप उसका, माइक्रोडोजिंग। ठीक है, जिसमें आप 1/100 कुछ ऐसा 1000 आप वो लेते थे। ठीक है। फेज 4 of clinical trial is performed before drug approval, after drug approval, pharmacological screening या pharmacokinetic study। फेज 4 बी, बी। आफ्टर ड्रग अप्रूवल। ठीक है, ये आपको शायद याद नहीं होगा, इसका तो मुझे थोड़ा सा लग गया था। द लाइसेंस टू इम्पोर्ट ड्रग्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ एनालिसिस इज इश्यूड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये एक्चुअली ये आपका हिट एंड ट्रायल है, कि आपको याद है तो ठीक है, वरना आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हालांकि इसका आंसर फॉर्म 11 है। ठीक है। 11। ठीक है, आप 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 30 तक आप याद रख लो, 20 वाला और एक 19 वाला, 19A, 19B, 19C, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉर्म 11 है। नेक्स्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट विद एन ऑस्मेटिक प्रेशर लेस देन दैट ऑफ 0.9 इज रेफर्ड एज। 0.9 पे आप आइसोटोनिक बोलते हो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 0.9 से अगर कम है तब आप उसको क्या बोलोगे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक। यही है इसका आंसर। ठीक है, ये अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है एक स्टेट यूपीएससी वाला, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी टू प्रिवेंट स्पाइना बाइफीडिया। स्पाइना बाइफीडिया क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है और उसमें स्पाइनल कोड नहीं होती है, और स्पाइनल कोड का डायरेक्ट कनेक्शन है, स्पाइनल कोड और आपका ब्रेन का आपका डायरेक्ट कनेक्शन है न्यूरल ट्यूब से। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन ई, बी, सी या डी? डी तो है ही नहीं क्योंकि विटामिन नहीं है। बताओ। ई, और कोई? बी या सी में से होगा। बी या सी में से? अच्छा, थायमिन कौन सा विटामिन होता है वैसे, क्या नाम है इसका? B1 होता है ना ये। B1। और ये B9 होता है शायद। एक ऑप्शन बताओ। चलो ई नहीं है, 50-50 लगा देता हूँ मैं यहाँ। ई भी नहीं है, बी है एक्चुअल में। जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको विटामिन B9 फोलिक एसिड जो है, इसका दूसरा नाम विटामिन एम है। ठीक है, ये आपका दिया जाता है स्पाइना बाइफीडिया को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए चाहे फीमेल में एचबी का लेवल कितना ही बढ़िया हो, तब भी उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन B9 देते हैं, और इसमें साथ साथ आयरन का सप्लीमेंट भी देते हैं। ठीक है। शेड्यूल एस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अप्लाइज टू रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, लिस्ट ऑफ पॉइजन, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। बताओ, तुक्का मारो, वैसे तो याद नहीं है, मुझे पता है। कोई एक ऑप्शन तो बोलो। डी होगा शायद इसका। कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक, और यही है, डी है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपका शेड्यूल एस आ रहा है तो एस का मतलब आपका स्टैंडर्ड से आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। ठीक है, तो ये आपका मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाजा या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ना, तो आप एटलीस्ट आंसर निकाल लोगे, या आंसर ठीक ही टिक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये थोड़ा सा और इजी है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 रिलेट्स ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम आर एनफोर्स्ड बाय एनपीपीए, सीएसआईआर, डीबीटी या आईसीएमआर? एनपीपी। एनपीपीए। ठीक है। नेशनल प्राइस, ऐसा कुछ है, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है, नेशनल प्राइस प्रोटेक्शन कुछ ऐसा है। सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर ये आपकी लैब है, या लैब्स के नाम है ये आपके, और क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो, इन्युलिन इज यूज्ड एज ए मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ, जिन्होंने पैथोलॉजी पढ़ लिया वो भी जवाब दे सकते हैं। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रीशन, एक्टिव रीनल रीअब्जॉर्प्शन या पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन इनुलिन। इसको हटा दो अभी ऑप्शन में, बताओ इनुलिन आप क्यों देते हो, बताओ गैस करो। सर शायद ए है इसका। और बाकी कोई? ए ही है। अगर हमें किडनी का एफिशिएंसी चेक करनी है कि किडनी फंक्शन ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है नहीं कर रही है, तो हम जीएफआर रेट मेजर करते हैं। और जीएफ हम आर रेट हम इनुलिन से मेजर करते हैं। इनुलिन आपका कुछ नहीं है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपकी किडनी में या आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। आप जितना इनुलिन लोगे उतना आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको आप बोलते हो जीएफआर। जैसे आप कितना यूरिन आता है आपको, 120 ml, आई थिंक 120 ml पर मिनट आपका ब्लड फिल्टर होता है, जो है आपका जी जीएफआर से, वो फिल्ट्रेशन रेट है। तो ऐसे ही कुछ आप वहीं बताते हो कि इनोलिन कितना फिल्टर होके बाहर निकला है। ठीक है, तो आप इसमें जीएफआर का रेट निकालते हो। नेक्स्ट, द प्रोटीन विच आर, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना थोड़ा। द प्रोटीन विच आर एटीपी डिपेंडेंट पंप एंड फैसिलिटेट द इफ्लक्स ऑफ ड्रग। इफ्लक्स मतलब होता है ड्रग को बाहर निकालना। फ्रॉम द सेल्स आर नोन एज साइटोक्रोम P450 3A4, P ग्लाइकोप्रोटीन, साइटोक्रोम P50 और कैरियर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से बी सोल्व कर। ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन। और कोई? यही है इसका आंसर, पी ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने आपको बताया था जब आपकी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस होती है तो सेल के ऊपर एक आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर और एक कुछ आपके पास पी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो खासकर ये जो आपके बैक्टीरियल सेल्स हैं, वहां से क्या करती है ये पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग्स को सेल से बाहर फेंक देते हैं। तो ड्रग का आपका एब्जॉर्प्शन ही नहीं पाता है सेल के अंदर, तो ये वहीं आपसे पूछा गया, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताओ। सॉरी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन आर बेटर इम्यूनाइजिंग एजेंट्स बिकॉज, कि आपकी जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एग्जांपल आप पोलियो का ले लो, वो बेटर क्यों है। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन रिक्वायर मल्टीपल डोज, इनके मल्टीपल डोज की जरूरत है। सेकंड क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कैन बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन। रेप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लाइव attenuated vaccine increase the stimulation of immune system and a lower dose is often required, या फिर all of the above। ये अच्छा क्वेश्चन है इम्यूनो का, बताओ, पढ़ लो। शायद सी है इसका आंसर। सी, ठीक है, सी ही है। सर सी। सी है। मल्टीपल डोज आप डेड वाले में देते हो और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सन को अगर आपने लाइव दे दिया तो चांसेस है कि उसके अंदर डिजीज क्रिएट हो जाए, तो सी ही है। ठीक है, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का आप पेपर दोगे तो ऑलमोस्ट आप रेडी हैं, उसके लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर के लिए। मेन दिक्कत वो 18 महीने का टाइम पीरियड और एक इंटरव्यू में आती है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आती। आप बी फॉर्म के बाद 18 महीने जॉब कर लो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है, एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन शायद पता नहीं मैंने पूछा है नहीं पूछा है, मुझे याद नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज एनर्जी, एटीपी आपका यूज करता है या फिर जो है एक आपका केमिकल आपका ग्रेडियंट बनता है उसको यूज करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। द कैरियर सिस्टम इज नॉट सैचुरेटेड एट हाई ड्रग कंसंट्रेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप बताओ एक्टिव सी आंसर है इसका। सी आंसर, अरे ठीक सर है। सी आएगा। वाह, ठीक है, बढ़िया है। आप थोड़ा आप ना पिछला पढ़ते रहो, उसको भूलो मत, खासकर इम्यूनो को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये आपका अलग क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है। इन केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंजरी हु डिसाइडेड द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन। मान लो क्लिनिकल ट्रायल में किसी को चोट लग जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो कितना कंपेंसेशन, कितने पैसे मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करता है।
स्पॉन्सर जो उस क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्पॉन्सर करा रहा है, जैसे आप कोई इवेंट कराते हैं आपके कॉलेज में तो नीचे लिखा जाता है स्पॉन्सर बाय, कुछ भी लगा लो, विमल पान मसाला लगा लो, आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, स्पॉन्सर बाय। इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्ट कर रहा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने लाइसेंस दिया है वो, या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिस हॉस्पिटल में जिसके अंडर चल रहा है। कौन डिसाइड करेगा कि कितने पैसे मिलने चाहिए? ये आपका कंप्लीटली आपका मतलब गैस वाला ऑप्शन है, बताओ। सी। और कोई? शायद स्पॉन्सर जो वही तो पैसे देगा। स्पॉन्सर, इसमें यहाँ है कितने देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये नहीं पूछा है कौन देगा। और सर डी बताओ। हो सकता है फिर। डी। और कोई? बाकी लोग? बी। बी। और सबने सारे बता दिए। इसका आंसर एक्चुअल में सी है। जिसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो आपको क्लिनिकल ट्रायल का, जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपको डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर और जर्नल ऑफ इंडिया, वो परमिट देता है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। तो यही आपका डिसाइड करता है कि इस लेवल की इंजरी हुई है तो इतने पैसे पेशेंट को मिलेंगे या जो वॉलंटियर है उसको मिलेंगे। स्पॉन्सर का काम सिर्फ उसको स्पॉन्सर करना है। अब मान लो क्लिनिकल ट्रायल कोई चल रहा है, अब उसको स्पॉन्सर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ही करेगी। ठीक है, पैसे ये कंपनी देगी, लेकिन कितने पैसे मिलेंगे वो डिसाइड आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी करती है। इन्वेस्टिगेटर का काम सिर्फ इन्वेस्ट करने का है, मतलब चेक करने का है। अब ये इन्वेस्टिगेटर कोई साइंटिस्ट हो सकता है, उसका कोई काम नहीं है, उसको तो एज एन जॉब की तरह अपॉइंट किया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो चेक करता है कि किसको क्या डोज दी जा रही है, क्या ड्रग दी जा रही है, ट्रायल ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म लिया है नहीं लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरऑल वायरल वैक्सीन एक्सेप्ट। कौन सा इसमें से यूं लगा लो आपकी वायरल वैक्सीन नहीं है या वायरल डिजीज नहीं है, बताओ। सर ए। ए। परट्यूसिस। परट्यूसिस। ठीक है, यही है। इसका पूरा नाम क्या है पर्ट्यूसिस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? वॉलेंटेला परट्यूसिस। whooping cough cause हाँ, cough। वोपिंग कफ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एनी एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड। डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे जो तोड़ता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आपका डीएनए को बीच से तोड़ता है। अगर यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस होता तो मतलब डीएनए को कॉर्नर से तोड़ता, टर्मिनल साइट से। ठीक है, यहाँ एंडोन्यूक्लियस है तो बीच से तोड़ रहा है। राइबोन्यूक्लियस टाइप का आपका कोई एंजाइम नहीं है। इंटरल्यूकिन आपका इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को तोड़ता है, डीएनए को नहीं तोड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए है। ठीक है, अब आपको मतलब कुछ आइडिया हो रहा है कि आपकी जो तैयारी है वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, जॉब के अकॉर्डिंग भी, और आपका मतलब, क्योंकि आप जब मान लो आपको जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब या ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर नहीं देना है, आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाना है, फार्मासिस्ट या कुछ और, उससे पहले आपसे एक पेपर लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन, जो अच्छी कंपनी है वो हमेशा लेती है। आपको 20 क्वेश्चन देते हैं और 20 मिनट देते हैं या 25 मिनट देते हैं। ठीक है, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, बाकी क्वेश्चन आपने जो मेन डोमेन चुना है। ठीक है, जैसे आपने फार्मेसी चुना है तो ज्यादातर क्वेश्चन पूरी फार्मेसी से आएंगे। अगर आपने फार्माकोलॉजी चुना है तो फार्माकोलॉजी से आएंगे, सूटिक्स चुना है तो सूटिक्स से आएंगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू अगर खराब हो रहा है तो ये पेपर आपको बता देगा, और अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं ना तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते हैं, और आपको 3 से 6 महीने के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि आप उस कंपनी में दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसको ब्लैक लिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो आपके कॉलेज में कोई इंटरव्यू देने आया, उसने पहली बार इंटरव्यू दिया तो इसका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो 6 महीने तक या 1 साल तक ब्लैक लिस्ट रहेगा। ऐसा यूजुअली होता है, करते भी हैं लोग। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, ये आपका अब एक क्वेश्चन और है। स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर कंटेन्ड इन। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन का, ओ पी यू वी, बताओ।
पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, जहां याद करने का है वहां आप नहीं पढ़ रहे हो। बताओ, गैस करो, चलो फिर। बोलो जल्दी बताओ। अरे कोई भी बोल दो, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है यहाँ। सी। सी या डी? अरे शेड्यूल हो। सॉरी, आप बताओ, सॉरी, कौन सा होगा? इसका आंसर शेड्यूल डी है। शेड्यूल वी के अंदर आता है ये, जो भी आपकी पेटेंट वाली ड्रग्स है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत आया था, तो ऑप्शन मैं ठीक कर देता हूँ। 8 डिग्री से 25 है पहला, दूसरा 4 से 8 है, तीसरा 8 डिग्री है, और चौथा भी आपका 8 डिग्री है। ठीक है। कूल प्लेस का मतलब क्या होता है, कितना टेम्परेचर है? 8 से 25, 4 से 8, 8 डिग्री या 8 डिग्री। नॉट एक्सीडिंग देन 8 डिग्री, नॉट एक्सीडिंग देन 8 डिग्री। ये क्वेश्चन वैसे गलत पूछ लिया था उन्होंने, ऑप्शन गलत दिए थे। एक्चुअली ये 8 से 25 है, दूसरा 4 से 8 है, तीसरा 8 डिग्री है, चौथा भी 8 डिग्री है। बताओ, कूल प्लेस का टेम्परेचर क्या होता है? अरे बोल दो, ये तो बेसिक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है भैया। डी, आर नॉट एक्सीडिंग देन 8 डिग्री। अच्छा। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25। कोल्ड क्या होता है? 0 से 8, ये भी आपको चलो मैं करा दूंगा सारे टेबल्स। इसका आंसर 8 से 25 है। ये मुझे था कि आप बता दोगे कूल। ठीक है, 8 से 25 आएगा इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर पूछा गया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम? इसमें से कौन सी ड्रग आपकी जेनरिक नेम से बोली जा सकती है? एक बार आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्यों कंट्राडिक्टरी है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बस। कोई भी बोल दो, इसमें सारे ऑप्शन गलत है, पर आप लोग बताओ एक बार। सर एस्पिरिन को तो करते हैं। सर भी, और कैनोट का आंसर आ रहा था डायजीपाम। डाइजीपाम कैनोट का? अगर यहाँ पे कैनोट है तो? यस सर, क्योंकि वो शेड्यूल एक्स में आ जाती है ना, और वो सेडेटिव हिप्नोटिक है। ठीक है, और कोई? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसके आंसर दो हैं। ठीक है। एस्प्रिन जो है ना आपका, एस्प्रिन आपका जेनरिक में आता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से, तो एस्प्रिन के नाम से नहीं आता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। पैरासीटामोल आपका पैरासीटामोल के नाम से जेनरिक नहीं आता है, एसिटा अमीनोफिन के नाम से आता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल भी गलत है। आइबोब्रूफेन और डाइजीपाम, ये दोनों आपके जो हैं जेनरिक नेम के नाम से आते हैं, ब्रूफेन भी और डाइजीपाम भी। ठीक है। अब जो डाइजापाम है, अगर आप उसको शेड्यूल एक्स में कंसीडर कर लो, और आप ये बोलो कि वो अंडर जेनरिक नेम नहीं आता है, तो वो आता तो है मार्केट में, डाइजापाम डायरेक्ट मिलता है, डाइजापाम का इंजेक्शन भी आता है। अब शेड्यूल एक्स में है, तो उससे क्या लेना देना है? जेनरिक में तो आ रहा है ना। यहाँ पे तो शेड्यूल एक्स का कोई जिक्र ही नहीं है कि आपसे बोला हो। आपसे तो सिर्फ ये पूछा है कि जेनरिक मार्केटेड कौन सा है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल नहीं है, डाइजीपाम आता है, ब्रूफेन भी आता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसमें ठीक थे, ब्रूफेन और डाइजीपाम। अगर आप डाइजीपाम को किसी कारण हटा देते हो, तब आपका आंसर आइबुप्रोफेन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपका ओवरऑल जो लेवल है ना, वो चेक किया जाता है।